हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका 9वां अध्याय है रेगिस्तान में जीवन, और यह अध्याय में पेज नंबर 65 से 67 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 12 से 13 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक और 9वां अध्याय है रेगिस्तान में जीवन, और यह टेक्स्ट बुक का यह लास्ट अध्याय है रेगिस्तान में जीवन। तो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक में 5वां अध्याय था जल, और जल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ऐसा कहां होता है? रेगिस्तान में होता है। एक तो पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिलता, मवेशियों को चरने के लिए घास भी नहीं होता, और फसलों के उगने के लिए जल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। और ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। आंसर बताइए। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? ऐसे स्थान को कहते हैं रेगिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। हमारे भारत देश में भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसा कि राजस्थान में है थार रेगिस्तान, और हमारा जो लेह लद्दाख क्षेत्र है वो बर्फ की तरह ठंडा भी है। तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है, और इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। क्या? यह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां एक तो कम बारिश होती है, वनस्पति भी देखने को नहीं मिलती, और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है। और इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। चलिए, अब मजेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रेगिस्तान के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन हमने बनाया है कि रेगिस्तानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो हमें गैस करना है। चलो पढ़ो। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में एक तो कम बारिश होती है, वनस्पति भी बहुत नहीं होती, और यहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है। दूसरा सेंटेंस, रेगिस्तान सिर्फ गर्म हो सकते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। तो यह कथन गलत। यहाँ मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं होता। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि मवेशियों को चरने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में घास नहीं होता। पहला और तीसरे नंबर का सेंटेंस सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 1 और 3 दोनों सही है। आपका आंसर सही हुआ या गलत? सही। ओके, वेल डन। आगे दोस्तों, रेगिस्तान का अर्थ स्पष्ट किया गया है शब्दावली में कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता ये अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। क्या दोस्तों? रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता क्या है? यहाँ अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान होता है
एवं विरल वनस्पति है। इमेज आप देख सकते हैं, रेगिस्तान में दोस्तों यह पेड़ आपको देखने को मिलेगा। यह कौन सा पेड़ है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, गर्म रेगिस्तान सहारा की बात करें तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। हमारे यह अध्याय में वर्ल्ड मैप दिया गया है, यानी कि यह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, याद रखना अफ्रीका में स्थित है सहारा, और हमारे पूरे विश्व का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए, और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यह सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपने क्या याद रखा, एक तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका में, और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, यह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तकरीबन हमारे भारत देश का 4 हिस्सा बनाइए। भारत का जो मैप है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा यह रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा। इतना बड़ा हिस्सा है यह सहारा का। आंसर बताइए, सहारा के रेगिस्तान निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा का रेगिस्तान निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। ओके, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। एक और क्वेश्चन, सहारा कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? सहारा कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? यह तकरीबन 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? मान लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और सहारा का जो क्षेत्रफल है वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहां ऐसे हम डिवाइड करें तो तकरीबन हमारे भारत देश का 1/4 हिस्सा यह सहारा रेगिस्तान बन जाएगा। ओके, तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। याद रखना कि सहारा रेगिस्तान के आसपास कितने देश स्थित है? 11 देशों से घिरा हुआ है यह रेगिस्तान। और ये देश कौन कौन से है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। यह 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। आंसर बताइए, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? लो, कर लो बात। हाल ही में मैंने आपको बताया सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। और 11 देशों के नाम एक बार फिर से पढ़ लो, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। आगे बात करें दोस्तों, तो रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी देखने को मिलते हैं। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। क्या? यह रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। और ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। आंसर बताइए, निम्न में से किस रेगिस्तान में बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार पाए जाते हैं? सही आंसर है सहारा रेगिस्तान। और क्या आप जानते हैं कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो यह सहारा रेगिस्तान है वो एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। तो क्या हुआ?
सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। ओहो। और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। यह सहारा रेगिस्तान में यह सभी दोस्तों जानवर देखने को मिलते थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। दोस्तों वर्तमान समय में भी यह जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमारी जो प्रकृति है जिसे बचाने के लिए पूरा विश्व मशक्कत कर रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। हम ऐसे व्हीकल का यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखो याद रखना दोस्तों, यह एक रोचक जानकारी है कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। आंसर बताइए। सहारा का हरा भरा मैदान गर्म व शुष्क प्रदेश में क्यों बदल गया है? यह सहारा का हरा भरा मैदान गर्म व शुष्क प्रदेश में क्यों बदल गया है? इसके पीछे की वजह है क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह ऐसा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे यह सहारा रेगिस्तान के जलवायु की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है और यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दोस्तों यह सहारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है और यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है और यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है और दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ऐसे इलाकों में भी लोग बसने लगे हैं। देखो दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान कितना पहुंच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। और हमारे गुजरात में भी दोस्तों जब ग्रीष्म काल आता है तो गर्म वायु बहती है जिसे हम लू कहते हैं और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। कहाँ? यह सहारा रेगिस्तान में रातें अत्यधिक ठंडी होती है और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बताओ कि दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर तो रात का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे। और क्या आप जानते हैं कि सहारा के अल जिजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ का सबसे अधिक तापमान दोस्तों 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह एक रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर है। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस। और यह टेम्परेचर कहाँ नोट किया गया था? तो सहारा के अल जजिया क्षेत्र में, अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह दोस्तों लोकेशन याद रखना, अल अजीजिया क्षेत्र में यह टेम्परेचर नोट किया गया था। आंसर बताइए। सहारा रेगिस्तान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2-3 कथन है और कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें पता लगाना है। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु के संदर्भ में पहला सेंटेंस पढ़े, यहां नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। सही या गलत? सही। ओके।
यहाँ रातें अत्यधिक गर्म होती है, सहारा रेगिस्तान में रातें गर्म नहीं होती, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो यह कथन गलत है। और यहाँ की वर्षा ऋतु दीर्घकाल के लिए होती है, नहीं, सहारा की जो वर्षा ऋतु है वो दीर्घकाल के लिए नहीं लेकिन अल्पकाल के लिए होती है, तो यह कथन भी गलत है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, 2 और 3 नंबर का सेंटेंस सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ या गलत? सही, ओके। आगे, यह सहारा क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। क्या यह सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन से वनस्पति के दोस्तों पेड़ पाए जाते हैं? एक तो कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान यानी कि खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। और यहाँ कौन कौन से दोस्तों जानवर देखने को मिलते हैं? तो ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस, खजूर का पेड़ एवं एकेशिया। और कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां। आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा पेड़ सहारा रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलता? सहारा रेगिस्तान में कौन सा पेड़ देखने को नहीं मिलता? तो नारियल का पेड़ दोस्तों सी शोर पर देखने को मिलता है। आप केरल जाएंगे तो वहां पर आपको नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ नारियल का पेड़ सहारा रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलता। सही आंसर है ऑप्शन सी। और क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहां से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं? क्या यह सहारा रेगिस्तान में से वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले हैं? तो क्या पहले यहाँ नदियां बहती थी या समुद्र था? आपके अनुसार ये कैसे हो सकता है, आपको गैस करना है। आगे, यह सहारा रेगिस्तान के लोगों की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। दोस्तों याद रखना, यह सहारा रेगिस्तानी क्षेत्र में यह दोनों जनजातियां पाई जाती है। जनजातियों के नाम आपको याद रख लेने हैं, बेदुइन एवं तुआरेग। और यह चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। आंसर बताइए, बेदुइन एवं तुआरेग जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करती है बेदुइन और तुआरेग। और तुआरेग जनजाति के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह तुआरेग जनजाति मातृसत्तात्मक समाज है जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। क्या यह तुआरेग जनजाति मातृसत्तात्मक समाज है और यहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, यानी कि जो तुआरेग जनजाति है वो भेड़ बकरियां पालते हैं और इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह गर्म वायु एवं धूल से बचने के लिए, धूल भरी आंधियों से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। आंसर बताइए कि धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए बेदुइन एवं तुआरेग लोग क्या करते हैं? तो यह जनजाति समुदाय क्या करता है? ऐसे धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। आपको पता है कि मिस्र दोस्तों वहां की एक प्रमुख नदी है नील नदी, और नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है।
और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। याद रखना कि मिस्र बोले तो इजिप्ट कंट्री, और इजिप्ट में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी रुई के जो धागे हैं वो काफी लंबे होते हैं। तो सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करती है, और यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण लोग यहाँ खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है, और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आंसर बताइए, मिस्र में नील घाटी लोग कौन सी फसल उगाते हैं? तो नील घाटी में बसने वाले लोग चावल, गेहूं, जौ यह तीनों फसल उगाते हैं। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान से सटे हुए यह कंट्री और यहाँ तेल की खोज होने की वजह से यह सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। तो याद रखना, यहाँ तेल की खोज की गई है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी खनिजें पाई गई है? तो लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम। आंसर बताइए, सहारा रेगिस्तान में कौन सा खनिज नहीं प्राप्त होता है? कौन सा खनिज प्राप्त नहीं होता? तो यहाँ फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम को खोजा गया है, लेकिन सोना प्राप्त नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन डी। और सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। क्या? यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन बन गए हैं, और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर यहाँ सुपर महामार्ग बन गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ जो उत्तरी क्षेत्र है, यह उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ यह रेगिस्तान सहारा मरुस्थल, और तकरीबन 11 देशों से यह घिरा हुआ है। और यहाँ दोस्तों कंट्री के नाम भी लिखे हैं कि पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ओके, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। तो आप एक बार वर्ल्ड मैप में जरूर देख लीजिएगा। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान अब ट्रक ने ले रखा है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के जीवन में चेंजेस आते रहे, और यह तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है? क्या? जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तब वहां गर्त बन जाती है, जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, और वहां मरुद्यान बनते हैं और एक क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान, कौन सा? मोरक्को देश में स्थित है यह टेफिलालेट मरुद्यान ऐसी ही एक विशाल मरुद्यान है जो तकरीबन 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह एक मरुद्यान का एग्जाम्पल किस देश में है? मोरक्को। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तकरीबन 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टेफिलालेट मरुद्यान। आंसर बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। पढ़ो। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है, यह कथन बिल्कुल सही। गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहां मरुद्यान बनते हैं, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो लास्ट क्वेश्चन, टेफिलालेट मरुद्यान निम्न में से किस देश में स्थित एक विशाल मरुद्यान है? बताइए
टेफिला लेट मरुद्यान निम्न में से किस देश में स्थित एक विशाल मरुद्यान है? तो यह टेफिला लेट मरुद्यान मोरक्को देश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन यह पाठ में अभी जो कुछ बाकी है वो कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।